आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में बुजुर्गों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। उनकी पेंशन वक्त पर आए, उनको सभी चीजें ठीक से मिले। सही बात भी है, 65 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। ये हमने गाइडलाइंस में पढ़ा है। अब अदालत भी कह रही है तो ज्यादा ध्यान रखना है। नमस्कार, आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ माधुरी। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि बुजुर्गों की ठीक से देखभाल की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को भी कहें कि इस बात का ध्यान रखा जाए, कम से कम मानसिक तौर पर तो ये सब उन्हें ना झेलना पड़े कि पेंशन आई या नहीं आई, मेडिकल की सुविधा नहीं मिली, खाने का सामान नहीं है, बाजार नहीं जा पा रहे। ये एक काफी अच्छी बात है और काफी अच्छा फैसला है। फिलवक्त कोरोना कवरेज में हम बात करेंगे भारत के ड्रग रेगुलेटर ने सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के लास्ट स्टेज के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी है। इसके मायने क्या हैं, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक क्यों इतना तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में आगे बढ़ रहा है, ये बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कोरोना को हराकर जीतने वाली महिला मंजुलता की, जो खुद कोविड-19 के मरीजों की सेवा करते करते पॉजिटिव हो गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। पहले कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। देश में लगातार 5वें दिन भी कल फिर पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब देश में संक्रमितों की संख्या 18.5 लाख को पार कर गई है और बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 12.5 लाख देश में ठीक हो गए हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,08,64,206 टेस्ट किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ी है और वो 66.31% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 2.10% है। कोलकाता में 7 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट आएगी जाएगी नहीं। वहां 29 जुलाई से फ्लाइट्स बंद थीं। विश्व भर में कोविड-19 से अब तक 1,82,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 6,92,000 लोगों ने इस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा दी है। फिलीपींस में फिर से नए सिरे से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ को कोरोना हो गया है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के साथ इस साल अक्टूबर में प्रस्तावित 3 मैचों की T20 सीरीज को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने ध्यान खींचा है, क्योंकि सभी को बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी से कोई ड्रग आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए तो इस कोरोना से मुक्ति मिले। कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इधर भारत के ड्रग रेगुलेटर ने सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि एक बड़ी कंपनी है, उसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के लास्ट स्टेज के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी है। यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में पहले ही इसका टेस्ट हो रहा है। भारत में इसके क्या मायने हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं विज्ञान की खबरों पर नजर रखने वाले ऋचिक मिश्रा से। माधुरी, देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी दवा कंपनी है और दुनिया भर के जितने बच्चे होते हैं उनके बचपन में जितने भी उनको टीके लगते हैं, मतलब दुनिया में जितने बच्चे हैं, अगर मान लीजिए 100 करोड़ बच्चे हैं तो उसमें से आधे बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन लगता है। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन के लिए लास्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स की अनुमति मिल रही है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने दवा खोजी, एस्ट्राजेनेका ने उसको डेवलप किया और फाइनल में प्रोडक्शन के लिए वो आएंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जी। हाल का जो डेवलपमेंट ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में करीब 60 करोड़ ग्लास के वायल्स मंगवाए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयारी पूरी तरह से है और वो ये चाहते हैं कि वो हर मिनट 500 डोज बना सके जी। और फायदा क्या होगा इससे भारत को? माधुरी, देखिए, इसके अलावा एक ग्रुप और बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें मॉडर्ना है, फाइजर है और बायोएनटेक है।
तो अब ये दो बड़े ग्रुप्स हैं जो दवाइयों को लेकर के अपने लेवल पे उत्पादन करेंगे और इसको बेचने की कोशिश करेंगे, या जिस भी कीमत पे बेचे वो अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर तय होगा इन लोगों के साथ बातचीत करने के बाद। लेकिन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका आधा हिस्सा भारत के कोरोना मरीजों को दिया जाएगा और पूरे देश में इसकी सप्लाई होगी। अगर हम 100 करोड़ वैक्सीन बनाते हैं तो 50 करोड़ पहले इंडिया के लोगों को जाएगा और बाकी 50 करोड़ में हम बाकी देश के लोगों को दवा देंगे। तो एक ये बड़ा बेनिफिट है कि इंडिया की कंपनी दवा बनाएगी, वैक्सीन का फायदा मिलेगा जी। और एक और फायदा ये मतलब एक तरीके से ह्यूमन एंगल से भी इसे देख सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हम हाँ, ह्यूमन एंगल इसलिए है कि इस टाइम देखिए कोई इकोनॉमी अगर किसी सेक्टर की चल रही तो वो फार्मा है, और ऐसे में इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद लगती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, तो ये एक फायदेमंद सौदा हो सकता है युवाओं के लिए जो जिनके पास उस तरह की क्वालिटीज, एजुकेशन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फिल करते हैं, वो उस सेक्टर में अभी इस टाइम जा सकते हैं। अच्छा, और कोवैक्सीन का भी चल रहा है अभी ट्रायल भारत में, तो वो कौन से स्टेज में है? और ये कह रहे हैं कि हम लास्ट स्टेज का करेंगे, 3rd स्टेज का जो ह्यूमन ट्रायल है, पहले भी कई देशों में हो रहा है इसका, तो क्या लगता है? भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला के ज़ाइकोव-डी, ये दोनों अभी 1st और 2nd ट्रायल के लेवल पे हैं जी। लेकिन ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है वो 3rd स्टेज के लास्ट ट्रायल पर है। तो 3rd स्टेज का लास्ट ट्रायल मतलब इसके बाद दवा सीधे मार्केट में, जबकि कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला का जो ज़ाइकोव-डी है उसको मार्केट में आने में अभी वो 1st या 2nd ट्रायल्स पे चल रहे हैं 2nd फेज के। तो उन्हें अभी 3rd फेज का पहला ट्रायल कंप्लीट होगा, 2nd ट्रायल कंप्लीट होगा, देन 3rd ट्रायल कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर वो मार्केट में आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें करीब करीब महीना से 1.5 महीना और लग सकता है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड की जो दवा है वो जल्दी मिल सकती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। चलिए, थैंक यू रिची, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माधुरी। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश का 4था प्रभावित राज्य बन गया है, उसने दिल्ली को पछाड़ दिया है। अगर कोरोना कोई रेस होती तो कर्नाटक जल्दी जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ता, मगर ये रेस नहीं है और स्थिति ऐसी नहीं है कि उस पर गर्व किया जाए। वहाँ 1,40,000 के आसपास मामलों की संख्या पहुंच गई है। क्यों है ऐसा हाल? इसे जानने के लिए मैंने बात की दीपू राय से, जो कोरोना के आंकड़ों पर नजर रखते हैं। कर्नाटक जो है वो दिल्ली को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, तो क्या है कि वहाँ पर इतने नंबर्स बढ़ रहे हैं, एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं? देखिए, अभी टोटल जो केसेस है पूरे कंट्रीज का 7.52% केसेस जो है वो अकेले कर्नाटक में रिपोर्ट किए गए हैं, और रीजन बीइंग उसका यही माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव टेस्ट उन्होंने शुरू किया है, पॉलिसी लिया है कि टेस्टिंग वो ज्यादा करना शुरू किए हैं। लेकिन अब दिल्ली और उसके अगर टोटल केसेस के बारे में आप बात करें तो कंट्रीज के साथ तो वो कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। फिर देखा जाए तो 1,39,571 केसेस हैं कर्नाटक में आपका, जबकि दिल्ली में 1,38,482 है। एक खास जो है डिफरेंसेस नहीं है, मामूली डिफरेंसेस है, लेकिन वो टेस्टिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कर्नाटक में पहले के मुकाबले बढ़ा है। तो ये जो ग्रोथ हुई है, अगर केवल आज का भी अगर आप, तो आज के जो टॉप 5 स्टेट हैं उसमें कर्नाटक अभी 9.13%, केवल आज 4,752 केसेज आज रिकॉर्ड किए गए हैं वहाँ टोटल, और उसमें एक्टिव केसेस का अगर टॉप 5 का देखें तो उसमें कर्नाटक नहीं है। अगर टॉप 5 स्टेट्स देखे जाते हैं कि कौन से केसेस में आज अगर बढ़ोतरी हुई है, हालांकि न तो कर्नाटक है और न ही दिल्ली है, लेकिन टोटल जो आज के केसेस का जो रेशियो है उसमें कर्नाटक है, और कर्नाटक का 9.13% के साथ योगदान है 4,752 केसेस। तो बेसिकली ये केवल टेस्टिंग का सबसे बड़ा है कि वो टेस्टिंग उन लोगों ने एक्सटेंसिव शुरू किया है, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बेंगलोर का एरिया जो है उनके लिए सबसे ज्यादा कहा जाए कि एक वहाँ पे केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अब क्योंकि सिद्धरामैया को भी पॉजिटिव हो गया है, तो क्या लगता है आपको कि कोई डरने वाली बात है, कि एक डर जैसा माहौल हो जाता है ना कि बड़े नेता भी अगर आ जाएं कि उन्हें भी हो गया है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, येदियुरप्पा हो या कोई इस तरह के लीडर्स अगर आते भी हैं और कोरोना के उसमें, तो
बस एक्सटेंसिव ये देखा जाता है कि इतने प्रिकॉशन के बावजूद रिलेटिवली उनको थोड़ा सा अगर ज्यादा फैसिलिटी मिली है तब भी अगर वो सिम्टम्स उनमें आते हैं तो एक कंसर्न जरूर होता है। और लीडर्स के किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आने पर ये हमेशा रहा है कि पॉलिटिक्स में कोई बीमारी किसी बड़े लीडर को अगर इन्फेक्ट करती है तो एक मेजर जरूर होता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती कि अचानक से टेस्टिंग ज्यादा शुरू हो जाए, और इस तरह का ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेंगलोर को ही कर्नाटका में जो है ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इन लोगों ने डिस्चार्ज होने का भी बनाया है। करीब 4,776 पेशेंट जो है वो क्योर डिक्लेयर किए गए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि लुका छिपी जैसा गेम है। कोरोना चूंकि एक बहुत सीरियस डिजीज है और एकदम नई बीमारी है जिसको कोई आइडिया नहीं है किसी भी मेडिकल अथॉरिटीज का कि इसके बढ़ने की गति और कहाँ पे। तो जो टेस्ट से वो लोग ट्रेस कर पा रहे हैं उतना पॉसिबल है। और कर्नाटक आपको बता दें कि बहुत इनिशियल स्टेज में ही, आपको याद होगा कि दुबई से जो आए थे, बेंगलोर में स्टे किए थे, तो उसके बाद से जो बीच का पेज रहा बहुत स्लो रहा कर्नाटक में, बहुत नहीं आया। लेकिन जुलाई के महीने में तो थोड़ा सा तेजी पकड़ लिया कर्नाटक में। और ये शायद ये इसी वजह से कि RT-PCR टेस्ट वगैरह जो शुरू हुए वो ज्यादा मतलब कहा जाए कि ठीक ठाक हुआ है। हालांकि टोटल नंबर अगर आप देखिए 5,000 केसेस स्टेट रिपोर्टेड लास्ट 24 आवर्स में किया है उसने। 27,989 के आसपास टेस्ट है उसमें, तकरीबन 10,000 जिसमें कि RT-PCR टेस्ट ही है जी। तो नो डाउट कर्नाटक और बेंगलोर एक तरह से टेस्टिंग का थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ाया है और इसलिए लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि कौन लोग इन्फेक्टेड है। लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में है, तो रिलेटिवली इसलिए लगता है कि दिल्ली में केसेस कम है कर्नाटक के मुकाबले। दिल्ली ने थोड़ा सा बेटर एक तरह से कहा जाए वर्क किया है और कंट्रोल किया है। जो रिपोर्ट सरकारी आती है उसके अकॉर्डिंगली तो ऐसा ही दिखता है। और अब बात करते हैं मंजुलता से, जो जयपुर में रहती हैं। सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी और वो भी कोरोना वार्ड में, कि अचानक से उनको कोरोना ने घेर लिया। वो कोरोना के मरीजों की सेवा कर रही थी। तब उन्होंने क्या किया, कैसे अपने आप को मैनेज किया, कैसे परिवार को संभाला, आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखो, मेरी वहाँ RUHS में ड्यूटी लगी हुई थी ICU में। हाँ। RUHS में लगी ना शुरू में। पहले मेरे हल्का सा जुकाम खांसी तो हो ही रहा था जी। तो उसके बाद फिर मैंने ICU में कंटिन्यू ड्यूटी करी। तो पहले मेरे गले में खराश हुई मेरे को। अच्छा। फिर खांसी तो नहीं हुई लेकिन सांस लेने में परेशानी होने लगी फिर अचानक। तो मैंने घर पे एंटीबायोटिक ले ली, एंटी एलर्जिक ले ली थी। फिर उसके बाद क्या है, मेरे को इधर वहां से हटा दिया गया। तो मेरे को पहली जगह पे मेरे को ज्वाइन करना था, तो इन्होंने क्वारंटीन कर दिया मेरे को। मेरे को सांस लेने में परेशान होने लगी तो मैं जांच करवाने चली गई। मैं कि एक बार जांच करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं वापस अपनी पहली जगह पे जाऊंगी तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। अगर होगी तो फिर 4 दिन बाद में मेरी रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव आ गई थी। फिर एडमिट कर लिया SMS में। ट्रीटमेंट में है ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 5 दिन के लिए दी थी। और मतलब शुरू में तो 400 mg जैसे देते हैं सुबह शाम, बाद में 400 mg सिंगल डोज दी थी। 5 दिन के लिए दी। फिर मेरी सैंपल लिया यहाँ से जाने के बाद। फिर तीसरे दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 2 सैंपल नेगेटिव आने के बाद में मेरे को घर भेज दिया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो चली रही थी, तो वो बंद करने के बाद फिर है ना इसमें परेशानी तो बहुत आई थी। जैसे सांस लेने में परेशानी बाद में भी थी, एकदम वीकनेस, और शरीर भी सारा बिल्कुल कमजोर हो गया। लेकिन फिर मैंने योगा करके और बहुत हर तरह की जो भी मेरे को सूट करे, कोई आयुर्वेद का काढ़ा लेके, ये मतलब मुश्किल तो बहुत आई थी पॉजिटिव होने के बाद में। अच्छा, और घर वालों पर क्या रहा असर, कि घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? घर वालों से तो मैं क्या है पहले से ही सेपरेट थी, पहले से ही, क्योंकि मैं वहाँ ड्यूटी कर रही थी, इस वजह से मैं पहले ही अलग तो रहती थी। जो काम करती थी खैर घर में सारा, लेकिन अलग ही सोती, अलग ही रहती थी। इस तरह से मैं अलग रह रही थी पहले ही, बच्चों से भी।
तो लेकिन एक बार ऐसे पता चलता है तो थोड़ा सा डर तो लगता है। क्या आपको ऐसा डर लगा था? अरे डर तो बहुत लगा था। उस समय तो क्या है, शुरुआत थी तो इतना पता भी नहीं था, तो डर तो बहुत लगा। डर तो इतना लगा कि जैसे कोई अटैक हो जाएगा ना, उस तरह से डर लगा था। अच्छा, और फिर घर वाले सुरक्षित रहे? घर वालों में से किसी को कुछ नहीं हुआ? घर वाले सुरक्षित रहे, घर वाले नेगेटिव आए, फिर सबकी सैंपलिंग हुई ना, घर वाले नेगेटिव आ गए सारे। अच्छा, तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आप क्या दूसरे लोगों को कहती हैं कि कैसे ध्यान रखें अपना? नहीं, अब तो मैं यही कहती हूँ भाई, ये तो क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है। मेरी क्या है, थोड़े दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, भयंकर जुकाम खांसी हुआ था। फिर उसी पीरियड में मेरे को क्या वहाँ लगा दिया, RUHS में लगा दिया। मैंने बोला भी था मैं कि मेरे को मत लगाओ, लेकिन अब एक बार ऊपर से आदेश आने के बाद में फिर मेरे को ज्वाइन करना पड़ा, और वो भी वहाँ जाके ICU में लगा दिया जहाँ कोरोना पेशेंट थे। तो अब ये कारण रहा है, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर थी और उसी पीरियड में ये लगा दिया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि इम्यूनिटी अच्छी हो ना तो इन्फेक्शन नहीं लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। अच्छा, चलिए ठीक है। और हाँ, लगता भी है तो वो इतना कोई इफेक्ट नहीं करता जी, सही बात जितना मेरे को किया। मेरे को बहुत अब या तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट मान लो, इसके भयंकर साइड इफेक्ट हुए थे। मैंने तो बहुत मुश्किल से करके नॉर्मल हुई थी, बहुत मुश्किल आई थी मेरे को। अभी तबीयत ठीक है आपकी पूरी तरीके से? अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू मंजू जी। तो ये थी मंजुलता। इनकी कहानी एक जज्बा जगाती है और एक बात सिखाती है कि इम्यूनिटी का ख्याल रखोगे तो कोरोना आपसे डर कर भागेगा, आप कोरोना से नहीं। सो जीवन का फलसफा यही है, बार बार हाथ धोते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।